गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं संदीप चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पीछे तक अपना रैंकिंग का टॉपिक चल रहा था। रैंकिंग के टॉपिक के अपन 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। अभी तक टोटल जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको 4 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं रैंकिंग टेस्ट के। आज जो है वो 5वां पार्ट अपन पढ़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी अपन किसी टॉपिक का एंड करेंगे उस एंडिंग से पहले आपको एक प्रैक्टिस क्लास दी जाएगी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इम्पोर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 4th तक रैंकिंग टेस्ट के पार्ट फर्स्ट से पार्ट 4th तक जो भी टाइप पढ़ी हैं सभी टाइप के अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि एक साथ आपका टोटल प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा हालांकि क्लास होगी नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए अपन उसमें एक एक दो टाइप के क्वेश्चन और मिक्स करेंगे ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए बेटर रहे। देखिए, मैंने आपको एक स्थान परिवर्तन वाला प्रश्न बताया था कि 2 बच्चे हैं, एक की बाएं से रैंक दी होती है और एक की दाएं से रैंक दी जाती है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल कैंडिडेट कितने होते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्थान परिवर्तन वाला जो प्रश्न है उसमें परिवर्तन के पश्चात अगला ये भी पूछ लेता है कि इन दोनों के मध्य कितने बच्चे उपस्थित हैं। जैसे आपके सामने एक छोटा सा मैं प्रश्न लेता हूँ कि राम किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है। राम किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है तथा श्याम उसी पंक्ति में दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो राम बाएं से 23वां हो जाता है तो दोनों के मध्य कुल बच्चों की संख्या। एक प्रश्न अपना ये बनता है और दूसरा बनता है कि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या। दोनों प्रश्न मैं आपको एक साथ बता देता हूं, दोनों के साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, अगले ने क्या कहा कि किसी पंक्ति में राम जो था वो बाएं से 15वें नंबर पे था। ये बाएं से 15वें नंबर पे कौन था? राम। फिर उसने कहा श्याम उसी पंक्ति में दाएं से 20वें नंबर पे। ये उसी पंक्ति में कौन था भी? दूसरा कैंडिडेट श्याम था जो दाएं से 20वें नंबर पे था। ठीक है, अब अगले ने कहा कि जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलेंगे तो यहाँ तो चला जाएगा राम और ये जो श्याम है ये अपने स्थान से उठ के किसके स्थान पे आ जाएगा? राम के स्थान पे। ये दोनों इनके नए स्थान हैं, परिवर्तन के बाद नए स्थान। इसने कहा कि जब दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राम जो है वो बाएं से 23वां हो जाता है। ये राम यहाँ से उठ के यहाँ जाते ही ये राम जो है ये बाएं से कौन सा हो जाता है? 23वां। तो पहले मैं एक बार कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर लेता हूँ। तो कुल बच्चों में मैंने आपको बताया था कि एक स्थान ऐसा पकड़ो जिसकी दोनों ओर से रैंक पता हो। राम और श्याम को एक बार छोड़ो, इस स्थान को देखिए। इस स्थान की इधर से रैंक कौन सी? 20वीं थी। इधर से रैंक कौन सी हो गई? 23वीं। तो दोनों ओर से रैंक पता लग गई। तो 20 + 23 कितने हुए? 43 - 1 यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी? 42। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि ये लिख लेना आपको, स्थान परिवर्तन के पश्चात की रैंक प्लस दूसरे सदस्य की पुरानी रैंक -1।
देखिए इसने क्या कहा, स्थान परिवर्तन के पश्चात की रैंक। तो स्थान परिवर्तन के पश्चात किसकी रैंक दी गई है, राम की रैंक। कौन सी, 23। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 23 लिखूंगा। आगे बात करते हैं कि दूसरे सदस्य की पुरानी रैंक। दूसरा सदस्य यहाँ पे कौन था, श्याम था, उसकी पुरानी रैंक क्या थी, दाएं से 20वीं। तो प्लस में क्या कर देंगे, 20 कर देंगे और माइनस में 1 करेंगे। तो 20 और 23 43 माइनस 1 यानी कितने हुए, 42। आंसर सेम टू सेम वही है। अब एक बार ये क्वेश्चन देखिए कि दोनों के मध्य कुल बच्चों की संख्या, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो राम यहां से उठकर यहां पहुंचा, राम यहां से उठकर यहां पहुंचा, आगे की ओर चल रहा है, यहां से उठकर यहां गया। पहले ये यहां पे 15 नंबर पे था और जब यहां पहुंचा तो कितने नंबर पे चला गया, 23 नंबर पे चला गया। कितने स्थान आगे बढ़ा, 8 स्थान। कितने स्थान आगे बढ़ा, 8 स्थान आगे बढ़ा। लेकिन जब ये 8 स्थान बढ़ा तो ये इस स्थान पे पहुंच गया। इसका मतलब इन दोनों स्थानों के बीच में सदस्यों की संख्या क्या है, 7 है। कितनी है, 7 है। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं, स्थान परिवर्तन का अंतर, स्थान परिवर्तन का अंतर -1। स्थान परिवर्तन देखो, राम यहां से उठ के यहां गया, 15 से 23 पे गया, कितने का परिवर्तन हुआ, 8 का परिवर्तन। तो 8 - 1 यानी इसके बीच में टोटल कैंडिडेट कितने होंगे, 7। अगर बीच में बच्चों की संख्या पूछे तो ट्रिक रहेगी स्थान परिवर्तन का अंतर -1, और कुल पूछे तो स्थान परिवर्तन के पश्चात की रैंक, दूसरे सदस्य की पुरानी रैंक -1। ये अपनी यहाँ पे इसमें ट्रिक रहेगी। चलते हैं अपने आगामी क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं। एक पंक्ति में सादिक आगे से 14वां है जबकि जोसेफ अंत से 17वां है। सादिक तथा जोसेफ के बीच में जैन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले है तथा पंक्ति में कुल 48 सदस्य हैं तो सादिक व जैन के बीच कुल बच्चों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है कि उन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। देखो पहले मैं इनकी रैंक बना लेता हूं कि एक पंक्ति में सादिक आगे से 14 नंबर पे है, तो इधर से आगे से मैंने 14 नंबर पे किसको लिया, सादिक को लिया। जबकि जोसेफ अंत से 17वां, जोसेफ जो था वो अंत से कौन सा था, 17वां था। ठीक है, अब एक बात और भी देखो, इसने कहा सादिक तथा जैन, जैन कहां बैठा है, सादिक तथा जोसेफ के बीच में। अब यहां तक हो सकता है आपके ये माइंड में डाउट रहे कि हो सकता है इनके बीच में इस पोजीशन में जैन बैठा हो, या हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हो फिर उनके बीच में जैन बैठा हो। लेकिन ये डाउट अगले ने यहां क्लियर कर दिया, बीच में तो था दोनों के ये। यदि सादिक जोसेफ से पहले है, इसने क्या कहा, सादिक जो है वो जोसेफ से पहले है, तो यहां पे सादिक जोसेफ से पहले ही है। अगर ये क्रॉस करके बैठता तो सादिक जो है वो जोसेफ के बाद में चला जाता। तो ये डाउट अपना क्लियर हो गया कि ये दोनों जो बैठे हैं वो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कंडीशन बैठे हैं, मैक्सिमम की जो कंडीशन थी उसके अनुसार बैठे हैं। फिर इसने क्या कहा कि यदि जैन जो है वो सादिक और जोसेफ दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, जैन बैठा है। एक बात और बता देता हूं कि कई बार यहां ये नाम लिखा होता है ठीक बीच में, तो ठीक बीच में का मतलब हो सकता है ये अकेला ही बैठा हो सकता है 3 बैठे हो सकता है 5 बैठे हो सकता है 7 बैठे हो, क्योंकि ठीक बीच में लेने के लिए बीच वाले सदस्यों की संख्या विषम होना जरूरी है। अब एक बात देखिए कि पंक्ति में कुल 48 सदस्य हैं, कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 48। अब आप ये देखेंगे कि इन 48 में से अभी तक कितने बच्चे यहां पे बैठ चुके, तो 17 और 14 31, एक हो गया जैन, यानी टोटल कितने बच्चे बैठ गए, 32 बच्चे बैठ गए। कितने बच्चे बैठ गए, 32। कितने बच्चों में से, 48 बच्चों में से। तो पीछे कितने बच्चे बचे, 16।
हाँ, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में सादिक आगे से 14 है, जबकि जोसेफ अंत से 17वां है। सादिक तथा जोसेफ के बीच में जैन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले है तथा पंक्ति में कुल 48 सदस्य हैं, तो सादिक व जैन के बीच कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। आगे बात समझ में। अब एक बात देखिए, मैंने इधर से देखा कि सादिक आगे से 14 नंबर पे था, जोसेफ अंत से, जोसेफ जो था वो अंत से कितने नंबर पे था, 17 नंबर पे था। अब कई बार ये डाउट भी हो सकता है कि क्या पता ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हो। अगर मैं क्वेश्चन को एक बार यहाँ तक देखूं कि यहाँ तक, चलो ये लाइन भी मैं एक बार साथ में ले लेता हूँ कि सादिक तथा जोसेफ के बीच में जैन है, तो जैन हो सकता है इस पोजीशन में बीच में बैठा हो, और हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हों। तो आपके माइंड में ये डाउट तो बिल्कुल रहेगा कि न्यूनतम की पोजीशन में है या अधिकतम की पोजीशन में है, लेकिन वो डाउट यहां आके क्लियर हो जाता है। कैसे? यदि सादिक जोसेफ से पहले है तो इस पोजीशन में सादिक जो है वो जोसेफ से पहले है, और अगर मिनिमम की कंडीशन होती तो सादिक जोसेफ के बाद में होता। इसका मतलब अपने को काम करना है, मैक्सिमम की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? जैन बैठा है। दोनों के बीच में कौन बैठा है? जैन। देखो जैन जो है वो दोनों के ठीक बीच में बैठा है। जैन जो है वो दोनों के ठीक बीच में, यानी अब जो कैंडिडेट आएंगे वो दो भागों में बटेंगे। अब जो बीच में कैंडिडेट आएंगे वो दो भागों में बटेंगे। एक भाग तो जैन और जोसेफ के बीच में बैठेगा, एक भाग जो है वो सादिक और जैन के बीच में बैठेगा, क्योंकि ठीक बीच का मतलब तो यही होता है। फिर अगले ने क्या कहा कि यदि पंक्ति में कुल 48 सदस्य हों, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 48। तो पहले मैं ये देखूंगा कि 48 से कितने बच्चे यहां बैठ चुके हैं। तो 17, 14 और एक जैन, यानी 17 और 14 31, एक जैन, कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 32। तो 48 में से कितने बच्चे बैठ गए? कितने बैठे भाई? 32। माइनस करो, कितने बच्चे बच गए? 16 बच्चे। कितने बच्चे? 16। अब देखो 16 बच्चों को दो भागों में मैंने बांटा, तो 8-8 के 2 सीरीज बन गई अपने पास। अब इस जैन को इन दोनों के ठीक बीच में रखना है। इसका मतलब एक सीरीज तो 8 की यहां बैठेगी और एक सीरीज जो है वो 8 की यहां बैठेगी। तभी जो जैन है वो सादिक और जोसेफ दोनों के ठीक मध्य में रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा कि सादिक व जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो कितने व्यक्ति हो गए? 8 व्यक्ति हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कई बुक्स में सिटिंग अरेंजमेंट में दर्शा देते हैं, कहीं रैंकिंग टेस्ट में और कहीं पजल, फेस्ट पजल टाइप क्वेश्चन भी ये बनता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि माधवी व शालिनी नाट्य कला व कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है, अंजना व माधवी कंप्यूटर विज्ञान व भौतिकी में उत्तम है, अंजना पूर्णिमा व निर्मला भौतिकी व इतिहास में उत्तम है, निर्मला व अंजना भौतिकी व गणित में उत्तम है, पूर्णिमा व शालिनी इतिहास व नाट्य कला में उत्तम है। तो भौतिकी, नाट्य कला व कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम कौन है? देखिए अपने पास जितने भी सब्जेक्ट हैं अपन उन सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉलम बना लेंगे और उन कॉलम में जितने कैंडिडेट होंगे वो अपने आप बैठते जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने कंप्यूटर का कॉलम बना लिया। कंप्यूटर के बाद चर्चा किसकी हुई? भौतिक विज्ञान की, तो मैंने फिजिक्स का कॉलम बना लिया। फिजिक्स के बाद चर्चा हुई मैथ की, तो मैंने मैथ का कॉलम बना लिया। उसके बाद में चर्चा हुई हिस्ट्री की, इतिहास की, तो हिस्ट्री का कॉलम हो गया। और उसके बाद में नाट्य कला की चर्चा हुई, तो मैंने किसका? नाट्य कला का कॉलम बना लिया। अगर और भी कॉलम आएगा तो मैं आगे बना लूंगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, माधवी व शालिनी। एक बात और बता देता हूं, एक कैंडिडेट का एक बार नाम अगर आ गया किसी कॉलम में तो दोबारा उसका नाम नहीं लिखना है। माधवी व शालिनी नाट्य कला व कंप्यूटर विज्ञान में, तो माधवी और शालिनी दो है, एक तो कंप्यूटर विज्ञान में, तो दोनों का नाम कंप्यूटर विज्ञान में लिख देता हूं, माधवी और शालिनी। और दोनों ही नाट्य कला में भी है, तो माधवी और दूसरा नाम मैंने लिख दिया शालिनी। दोनों कैंडिडेट आगे, कंप्यूटर विज्ञान में भी आगे और नाट्य कला में भी आगे। आगे पढ़ते हैं, अंजना व माधवी। अब एक बात देखिए, ये कंप्यूटर विज्ञान और फिजिक्स में उत्तम थी, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में माधवी पहले से बैठी है,
तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ कौन बैठेगी, अंजना बैठेगी। कौन बैठेगी, अंजना। याद रखना, एक बात फिर बता देता हूं कि यहाँ पे 2 बार कैंडिडेट का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर ये दोनों ही कैंडिडेट किस में थी, फिजिक्स में थी। कौन कौन, अंजना व माधवी। तो फिजिक्स में तो दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा अंजना और नाम लिखा माधवी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे आओ, अंजना, पूर्णिमा व निर्मला फिजिक्स व इतिहास में। तो पहले फिजिक्स देखो, अंजना लिखी हुई है, कौन नहीं है, पूर्णिमा। तो यहाँ किसको लिख देंगे, पूर्णिमा को लिख देंगे। निर्मला भी नहीं है, तो कौन जुड़ गई, निर्मला भी साथ में जुड़ गई। फिर यही तीनों कैंडिडेट हिस्ट्री में जाएंगे। कौन कौन, अंजना, पूर्णिमा व निर्मला। तो तीनों ही नहीं है, तो तीनों को मैं ऐड कर देता हूं, अंजना, पूर्णिमा और तीसरी कैंडिडेट कौन हो गई, निर्मला हो गई। आगे चलते हैं, निर्मला व अंजना फिजिक्स व गणित में। तो यहाँ पे तो देखिए निर्मला व अंजना जो फिजिक्स में, कौन कौन, निर्मला व अंजना फिजिक्स में। फिजिक्स में निर्मला है क्या, बिल्कुल है। अंजना है क्या, बिल्कुल है। तो अब यहाँ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैथ में चलो। मैथ का कॉलम खाली है तो दोनों कैंडिडेट बैठेंगे। कौन कौन, निर्मला और दूसरी कैंडिडेट कौन है, अंजना। आगे चलो, पूर्णिमा, शालिनी इतिहास व नाट्य कला में। तो इतिहास में चलो, पूर्णिमा है तो अपने को नहीं लिखना है। कौन नहीं है, शालिनी। तो किसका नाम ऐड होगा, शालिनी का नाम यहाँ ऐड हो गया। फिर नाट्य कला में चलिए, नाट्य कला में देखो पूर्णिमा है क्या, नहीं है, तो पूर्णिमा को यहाँ ऐड करना है। पूर्णिमा यहाँ क्या होगी, ऐड होगी। और शालिनी भी नाट्य कला में है, तो शालिनी तो पहले से बैठी है, तो यहाँ पे अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट पे आता हूँ, भौतिकी, नाट्य कला व कंप्यूटर विज्ञान में कौन उत्तम है। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्या है, क्वेश्चन, कि ये जो 3 सब्जेक्ट है इनमें उत्तम कौन है। तो भौतिकी यानी फिजिक्स, नाट्य कला और कंप्यूटर तीनों में कॉमन देखना है। देखिए अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो यहाँ कम से कम 2 प्रश्न आपको इससे पूछे जाएंगे। अगर आप ये डायग्राम बना पाते हो तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। किस किस में कॉमन होनी चाहिए, फिजिक्स, नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान, इन तीनों में कॉमन कौन। देखो माधवी यहाँ है, माधवी यहाँ भी है और माधवी यहाँ भी है, तो तीनों में कॉमन है, तो एक तो माधवी हो गई। फिर देखिए शालिनी यहाँ है, यहाँ शालिनी नहीं है, तो ये मेरा उत्तर है, नहीं हो सकता। अंजना यहाँ भी है, अंजना यहाँ भी है, लेकिन नाट्य कला में अंजना नहीं है, तो अंजना भी मेरा आंसर है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा, माधवी होगा। क्या होगा, माधवी। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री में उत्तम कौन है। वो ये भी पूछ सकता है हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर में उत्तम कौन है। तो यहाँ पे कम से कम आपको एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ये इंडेक्स तैयार करना है, इंडेक्स को देखने के पश्चात आपको क्वेश्चन के आंसर है देने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अपना क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है वो एसएससी में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ये एसएससी में पूछा गया है। इसने क्या कहा कि वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष छोटा है, तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि जो एज वाले वगैरह प्रश्न होते हैं उसमें आप एक कैंडिडेट की एज मान लिया करो। देखो वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, तो मैंने स्मिथ मान लिया कि स्मिथ की जो आयु थी वो 2 वर्ष थी। स्मिथ की कितनी थी, 2 वर्ष। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा था, तो वेनी की आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा था। स्मिथ जो है वो सलीम से कितने वर्ष बड़ा था, 2 वर्ष बड़ा था। देखिए यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मली माना है, हालांकि एज जो है वो 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये मान लो इसकी 10 मान ली, 10 मानी तो 1 वर्ष बड़ा, तो इसकी कितनी होगी, 11 वर्ष होगी। स्मिथ जो था वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा था, तो सलीम इससे 2 वर्ष छोटा, यानी ये कितने का हो गया, 8 वर्ष का। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू जो है वो सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो 8 से 1 वर्ष बड़ा, यानी 9 वर्ष एज किसकी हो गई, राजू की होगी। इसने क्या पूछा, तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सलीम हुआ, जिसकी एज कितनी है, 8 वर्ष है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए ये अपना क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि ABCDE 5 स्टील के बॉक्स हैं, E केवल A से भारी है। E जो बॉक्स है वो सिर्फ किससे भारी है? A से भारी है। बाकी अब E जो है वो किसी से भारी नहीं होगा, तो इसका मतलब E फिर सबसे भारी भी नहीं हो सकता। C A और E दोनों से भारी है। C जो है वो A और E दोनों से भारी है, तो A से भारी है, अब E से भी भारी है। कौन? C। तो इनका क्रम ये, क्योंकि A तो पहले E से नीचे था, E से भी भारी है, इसका मतलब A से तो ऑटोमेटिक भारी हुआ, और B से कम है। ये जो C था इन दोनों से तो भारी है लेकिन B से कम है। जो सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब ये सबसे भारी नहीं है, सबसे ज़्यादा वजन वाला नहीं है, तो कौन सा बॉक्स सबसे भारी है? देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता सबसे भारी, ये भी नहीं हो सकता सबसे भारी, ये तीनों ही नहीं हो सकते। इसका अगले ने अपने को बोल के बता दिया कि ये भी सबसे भारी नहीं है, तो एक कैंडिडेट ऐसा बच गया जिसकी अभी तक इस क्वेश्चन के दौरान चर्चा नहीं हुई, वो बचा है डी। तो डी यहाँ पे होगा सबसे भारी। आगे बात समझ में? तो ये प्रैक्टिस में आपको मैंने 5-7 जो भी प्रश्न करवाए हैं सारी टाइप इसमें रिवाइज होती है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आए तो क्वेश्चन टेक्निकल टीम तक ज़रूर पहुँचा दे। अगर पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।